हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द टेरा वर्ल्ड पर। आज हम इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं कुछ इस चैप्टर के शुरू के टॉपिक्स को डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि बेसिक्स जो थे, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं इनके बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है। हमें इस वीडियो में शुरू करना है, चूँकि वैसे मुझे लगता है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, इस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, बट एक बारी ये चूँकि बेसिक हो जाता है तो ये हमें एक बारी पढ़ लेना चाहिए। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? अगर इसकी बात की जाए तो आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये आपके ग्रीन लीफ या फिर ग्रीन पार्ट जो भी आपके प्लांट्स के हैं उसमें होती है। स्पेशली हर प्लांट में जो आपकी ग्रीन लीफ ही एक एग्जांपल ले लो, इसमें अगर हम बात करें तो कई सारे क्या होते हैं, आपकी मीजोफिल सेल्स होती हैं। इन मीजोफिल सेल्स की अगर बात की जाए तो एक मीजोफिल सेल में कई आपके क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होगी, और यहाँ पे क्या होती है, ये प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपकी यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है क्लोरोप्लास्ट में होगी, और क्लोरोप्लास्ट आपका मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है, और मीजोफिल सेल वही प्रेजेंट होंगे जो ग्रीन लीव्स या फिर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ज़रा क्लोरोप्लास्ट की कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम होता है जिसमें कि आप देखोगे दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर की कुछ स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन सिस्टम होता है और साथ ही साथ मैट्रिक्स या स्ट्रोमा भी, मैट्रिक्स स्ट्रोमा आपका पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ज़रा इसके डायग्राम की। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो आप कुछ ऐसा डायग्राम देख सकते हो। ये आपको जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के कलेक्टिवली बंडल को क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कहा जाता है भाई, बंडल को ग्रेना कहा जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि अभी जैसा कि मैंने बताया कि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। बीच में आप देख रहे हो कि कई सारे बंडल्स हैं, इन बंडल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है ग्रेना। और इस बंडल की बात करें तो कई सारे छोटे छोटे आपके कॉइन लाइक स्ट्रक्चर से, जस्ट सेकेंड इसको ज़रा इरेज कर देते हैं, कई सारे आपके कॉइन लाइक स्ट्रक्चर से ये मिल करके बने हुए होते हैं। तो जो ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है थाइलाकॉइड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, थाइलाकॉइड होता है। और कलेक्टिवली पूरे बंडल की बात करें तो ये आपका होता है ग्रेना। अब जैसे एक सेल में आप जानते हो कि क्या प्रेजेंट होती है भाई, कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होती है ना। साइटोप्लाज्मा के अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आपकी एक सेल में साइटोप्लाज्मा होती है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कई सारे आप छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो जिसे राइबोसोम कहा जाता है। स्टार्च का एक बड़ा सा ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा और लिपिड के ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, हम इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने फोटोसिंथेसिस के हिसाब से अगर बांटे तो दो फेज में बांट सकते हैं। एक को आप कह लो, इधर मैं लिख देती हूँ, एक को आप कह लो लाइट रिएक्शन के लिए, जिसमें कि आपका ग्रेना आ जाता है, जिसमें कि आपका स्ट्रोमा लैमेली आ जाता है, प्लस थैलाकॉइड भी आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे लाइट रिएक्शंस होते हैं, यानी कि डायरेक्ट सन के रेडिएशन से प्रोसेस की शुरुआत होती है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड अपने डार्क रिएक्शन की, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसेस सनलाइट की वजह से तो नहीं पास होती, शुरू होती, इनिशिएट होती है, बट यहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, इन प्रोडक्ट्स पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डार्क रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, डिपेंड होता है। और बेसिकली आपका यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, एटीपी और एनएडीपीएच बन जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या होता है, इन्हीं की यूटिलाइजेशन होती है और प्रोसेस की जाती है। तो एक बार ही देखते हैं, डार्क रिएक्शन जो है आपका स्ट्रोमा में होता है,
डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा में होगा। और यहाँ पे जैसे आपने देखा कि लाइट रिएक्शन किस लिए होता है, ताकि एटीपी बन सके, एनएडीपीएच बन सके, एनर्जी बन सके, और इसी एनर्जी की यूटिलाइजेशन की मदद से, इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके, यूज़ करके, और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रोमा में आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ग्लूकोज के क्या किया जाएंगे भाई, मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे। तो ये क्या होता है, यही चीज़ चूँकि आपकी बेसिक थी तो मुझे बतानी थी। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर की जो अभी एक एक्सप्लेनेशन मैंने दी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं। तो याद रखना है एक चीज़ कि लाइट रिएक्शन जो है ये आपका लाइट से शुरू होता है, डार्क रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन से शुरू होता है, लेकिन ये अंधेरे में होगा, ये कहीं नहीं, आप कभी भी याद नहीं रखना है, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, कुछ बेसिक्स थी जो कि जानना ज़रूरी था आपके लिए। अब हम बात करते हैं भाई लाइट जो भी आपकी लाइट्स आती हैं उसमें आपको पता है कि लीफ में कई सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इन्हीं पिगमेंट्स की मदद से क्या होगी, जो भी आपकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो होती है। तो लीफ में कई सारे आपके पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन पिगमेंट्स को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से अलग करके देख सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से, अगर हम देखें तो लीफ के पिगमेंट्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ये देखने के लिए कि भाई कौन सा कलर ये आपके शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक इमेज है जहाँ की हमने यहाँ पे सैंपल रखा हुआ है। जैसे ही हम प्रोसेस शुरू करते हैं तो आप देखते हो कि जो पेपर ये पूरी आपकी प्रोसेस क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे जो भी पिगमेंट्स हैं ये ट्रैवल करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ट्रैवल करने शुरू कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल बी है, देन आपका क्लोरोफिल ए है, फिर आपका ज़ैंथोफिल्स आते हैं, एंड देन कैरोटीन्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो येलोइश ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ पे आपको कैसा कलर दिख रहा है, लगभग येलोइश और ऑरेंज का मिक्सअप दिख रहा है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही लाइट जो येलोइश कलर है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। ये जो तरीका होता है जिसमें कि हम प्लांट्स के पिगमेंट को एक दूसरे से अलग करके, सेपरेट करके उनके कलरेशन को देख रहे हैं, तो ये तरीका होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि वही चीज़ कलर की फॉर्म में लिखी हुई है कि पहला आपका होता है क्लोरोफिल ए, जो कि ब्राइट या ब्लू ग्रीनिश होता है, क्रोमेटोग्राम में हम देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो क्लोरोफिल बी है ये येलोइश ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ज़ैंथोफिल जो है ये येलो कलर प्रोवाइड करता है, और कैरोटिनॉइड्स जो हैं येलो या फिर येलो ऑरेंज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होते हैं भाई, पिगमेंट्स होते हैं ना। सबसे पहली बात कि भाई पिगमेंट होता क्या है, आपको हालांकि पता होगा कि पिगमेंट जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट हैं, और लाइट को, सनलाइट को, अलग अलग स्पेसिफिक जो वेवलेंथ्स की लाइट्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये क्या है, ये आपका हो जाएगा पिगमेंट। अब हम बात करते हैं ज़रा एक लाइट के बैंड्स की। तो आपको पता है सबसे पहले सनलाइट में आपकी जो गामा रेज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, फिर एक्स रेज प्रेजेंट होती हैं, फिर आपकी यूवी रेज प्रेजेंट होती हैं, फिर यहाँ पे यूवी रेज के बाद आपकी विजिबल लाइट्स होंगी जिसे कि हम देख सकते हैं, और इसके अलावा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो विजिबल लाइट्स, यहाँ पे आपका आपने पढ़ा भी होगा, जो हम एक शॉर्ट फॉर्म एब्रिवेटेड फॉर्म यूज़ करते हैं विबग्योर का। तो यहाँ पे ये सारे कलर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक कलर में नहीं होगा, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में प्रेजेंट होता है। आप देख भी पा रहे हो, हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ तक तो आपका वायलेट कलर है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ब्लूइश कलर है, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे कलर है, एक स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। ये आपके क्या है, बैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो विजिबल लाइट होती है उसकी अगर वेवलेंथ की बात करें तो 360 nm से लेकर के 750 nm तक
की वेवलेंथ होती है और ये होती है आपकी विजिबल लाइट। अब एक चीज़ याद रखना है कि विजिबल लाइट की अगर हम बात करें तो जितनी कम इसकी वेवलेंथ होगी, जितनी कम आपकी क्या है वेवलेंथ है, उतना ही एनर्जी या पावर यहाँ पे ज़्यादा होता है। और जितनी ज़्यादा इनकी वेवलेंथ होगी, एनर्जी इनकी क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ द लाइट। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी घटती चली जाती है। जैसे जैसे वेवलेंथ आपकी कम हो रही है, एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये होता है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो कहाँ पाया जाएगा, इस रीजन में पाया जा रहा है, और इधर आपका कम एनर्जी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ब्लूइश रीजन है, इधर आपकी वेवलेंथ इनकी चूँकि कम होती है तो एनर्जी ज़्यादा होती है, और रेडिश जो आपका है, इधर आपके वेवलेंथ ज़्यादा होने से एनर्जी आपकी क्या होगी, कम होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अगला हमारा टॉपिक होता है भाई, हम हर एक पिगमेंट्स को यहाँ पे अगर देखें तो इनका ग्राफ भी प्लॉट किया जाता है, और ये बेसिकली 3 ग्राफ हैं, और ये देखने के लिए कि पिगमेंट्स का क्या रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें पिगमेंट्स की अगर बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे शुरू से शुरू किया जाए, आपका 3 क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ। ठीक है, 3 क्या है भाई, यहाँ पे ग्राफ दिए हुए हैं। अब हम ज़रा अगर पहले ग्राफ को स्टडी करें तो हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ क्या हो रहा है भाई, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट दिखाई जा रही है, अलग अलग जो क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स हैं उनकी। और बेसिकली हम यहाँ पे 3 पिगमेंट्स लेते हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल ए लिया गया है। और यहाँ पे हम अलग अलग एक एक्सिस पे तो हमने कितनी लाइट के परसेंटेज ये एब्जॉर्ब कर रही हैं उस एब्जॉर्बेंस को दिखा रहे हैं, और इधर हम दिखाते हैं वेवलेंथ को। इस वाले जो एक्सिस की बात करें, यहाँ पे हम दिखाते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम मेज़र करते हैं नैनोमीटर में, और ये बेसिकली आपकी यूनिट है। तो पहली ये जो लाइन वाइटिश दिख रही होगी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ऐसे ही चौथी भी है। तो यहाँ पे जो ये लाइंस हैं, ये बेसिकली आपको क्या दिखा रही हैं भाई, आपको यहाँ पे वेवलेंथ दिखा रही हैं। ये आपके 400 nm है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, 500 nm है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, 600 nm हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है, 700 nm की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये वेवलेंथ आपको दर्शाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में अब आप देख सकते हो कि भाई एक और चीज़ कि यहाँ पे 3 अलग अलग कलर से आपको रिप्रेजेंट किया है, 3 अलग अलग पिगमेंट्स। जैसे कि जो स्काई ब्लू कलर है, ये आपका क्लोरोफिल ए है। जो आपका ग्रीनिश कलर का एक बैंड दिख रहा है, इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल बी। और येलो जो है आपका, येलो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या दिखा रहा है ग्राफ पे, कैरोटिनॉइड्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल ए की। क्लोरोफिल ए देख सकते हो कि शुरू में जब यहाँ पे एब्जॉर्बेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे लगभग 3 हम कह सकते हैं 300 या 400 से कुछ टाइम पहले से ही, कुछ वेवलेंथ पहले से ही इनकी एब्जॉर्बेंस जो है शुरू हुई है, और पीक लेवल पे गई है कहाँ पे भाई, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 400 समथिंग पे आपकी जो पीक लेवल है इनकी काफ़ी गई है, और जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ते हैं बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जाता है, और 500 आते आते आप देख सकते हो कि बिल्कुल नीचे की ओर ग्राफ आपका ड्रॉप हो गया। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे जैसे ही 600 आ रहा है, 600 से धीरे धीरे इनकी एब्जॉर्बेंस ये वापस से एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, ग्राफ बढ़नी शुरू हुई, और जैसे ही ये लगभग 700 की ओर बढ़ रहे हैं, ये इनकी पीक लेवल पे ये आ गए हैं। वापस से जैसे ही 700 आता है ये ड्रॉप डाउन हो गए। ये तो बात हो गई आपकी जो क्लोरोफिल ए है इस पिगमेंट की। यानी कि क्लोरोफिल ए जो है ये आपका
मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कहाँ दिखा रहा है, 430 से दिखाना शुरू कर रहा है। 430 आपकी कहाँ आ रही है, तो वॉयलेट या पर्पल जो वेवलेंथ वाले लाइट स्पेक्ट्रम है वहाँ पे। और मैक्सिमम और कहाँ हो रही है भाई, तो 430 nm पे हो रही है। या फिर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 660 या 65 के आसपास जो है यहाँ पे क्या हो रही है, एन एम कर लेते हैं, एन एम पे इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी कि ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है दो जगह शो कर रहे हैं, एक आपका 400 से 500 के बीच में और एक आपका 650 के आसपास। तो ये क्या है, ये इनकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है। दूसरी हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी की। क्लोरोफिल बी जो है आप देख पा रहे हो कि ये शुरू हुआ है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन ये शुरू कर रहे हैं और जैसे ही 450 के आसपास आ रहे हैं इनकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। और फिर 500 आते आते जैसे क्लोरोफिल बी ए का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल कम हो गया था, इनका भी रिड्यूस हो जाता है। वापस से जैसे ये इधर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे भी जैसे ही 400 यहाँ ग्रीन कलर से है ना, तो यहाँ पे जैसे ये 650 के आसपास आते हैं इनकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल बी जो है ये आपका 450 या 53 के आसपास काफ़ी एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं, जो कि वायलेट कलर वाला रीजन है और या ब्लूइश कलर वाला रीजन है। और यहाँ पे ये 640 या 45 कर लेते हैं, इसके आसपास काफ़ी आपके एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कैरोटिनॉइड्स की, तो कैरोटिनॉइड्स जो हैं 400 से 500 वाले लाइट स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छी खासी ये इनके पीक लेवल पे जा रही है, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी काफ़ी है, लेकिन उसके बाद ये कहीं नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जा रहे हैं। यानी कि अगर हम ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ज़रा इसे इरेज कर लिया जाए। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैरोटिनॉइड्स 400 nm से लेकर के 500 nm तक क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। अब अगर हम ये तो हमने एक एक पिगमेंट्स की बात की, लेकिन अगर हम कलेक्टिव देखें तो प्लांट्स के पिगमेंट्स जो हैं लगभग जो 400 या फिर 380 से लेकर के और जो 500 nm है यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो 650 के आसपास वाला स्पेक्ट्रम है लाइट का, यहाँ पे काफ़ी ये एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं। और ये वही रीज़न है जहाँ पे वायलेट या फिर ब्लूइश लाइट स्पेक्ट्रम आती है और यहाँ पे आपकी क्या होती है भाई, यहाँ पे रेडिश या रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आती है। तो ओवरऑल हम ब्लू और रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है इस ग्राफ का, तो देखो दो तीन बातें हैं यहाँ पे ग्राफ की। एक तो ये इंडिविजुअल जो मैंने इनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी दिखाई है, ये याद रखना है कि जो क्लोरोफिल ए है 430 nm वाली लाइट स्पेक्ट्रम पे और 665 nm लाइट स्पेक्ट्रम पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी दिखाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल बी जो है ये 553 या 453 या 450 nm पे और साथ ही साथ 645 nm पे मैक्सिमम लाइट की एब्जॉर्प्शन करते हैं। और कैरोटिनॉइड्स होते हैं 400 से 500 nm पे। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाइट की स्पेक्ट्रम जो है वो आपकी ब्लूइश रीजन वाली और रेडिश रीजन वाली, यानी कि ब्लू और रेड लाइट स्पेक्ट्रम में ही प्लांट्स के पिगमेंट्स ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तो एक इनके स्पेसिफिक कैपेसिटी की बात हो गई, ओवरऑल कलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात हो गई। तीसरा कंक्लूजन है कि भाई यहाँ पे जो 500 से 600 वाला रीजन है जहाँ पे कि आपके क्या आ जाएंगे भाई, यहाँ पे आपके ग्रीन वाले रीजन लाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। ग्रीन लाइट स्पेक्ट्रम वाले रीजन में ग्रीन ऑरेंज जो है यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बिल्कुल ही एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गई है। और ये तीसरा कंक्लूजन है। चौथा कंक्लूजन ये है कि भाई इसी वजह से प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई मान लो यहाँ पे ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करना था, ये नहीं कर रहा है, तो उससे क्या कर रहे हैं, ग्रीन लाइट आई तो लेकिन वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कलर हमें दिखा रहे हैं। तो ये क्या होता है, इस वजह से क्या हो जाएगा,
इनके प्लांट्स ग्रीन अपीयर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पहला ग्राफ हो गया। दूसरे ग्राफ की अगर बात की जाए तो इधर एक एक्सिस पे हमने लिखा है कि भाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, और इसको, अब सिंपल सी बात है, आपको पता भी होगा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हुई है। तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि इक्वेशन में हमने पढ़ा भी है कि ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। अभी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा यानी फोटोसिंथेसिस भी उतना ही ज़्यादा है, जितना कम फोटोसिंथेसिस होगा ऑक्सीजन भी उतना ही कम होगा। यानी कि हम ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से कि कितना आपका ऑक्सीजन रिलीज हुआ है इसकी मदद से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेज़र करते हैं। और फिर से एक बारी इस एक्सिस पे आपका क्या हो जाएगा, जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो वही चारों लाइंस आपकी क्या दिखा रही हैं, जो आपकी वेवलेंथ है लाइट की वो दिखा रही है, यानी 400, 500, 600 और 700। अब इसमें हम बेसिकली देख रहे हैं कि सेकंड ग्राफ में, पहले ग्राफ में तो हमने ये देखा कि एक जो अलग अलग 3 पिगमेंट्स को लिया और तीनों पिगमेंट कितने एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं, कितनी नैनो जो आपकी वेवलेंथ वाली लाइट्स हैं उन पे, तो वो हमने देख लिया। फिर कहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या कंक्लूजन था, तो टोटल हमने 4 कंक्लूजन निकाल लिया। यहाँ पे हम इस ग्राफ में देखते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा कहाँ होती है, ठीक है। तो अब अगर ज़रा देखो तो यहाँ पे इस रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही थी, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। बीच में एब्जॉर्प्शन कम हो रही थी, है ना, इस वजह से यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी ड्रॉप डाउन हुई है। और इस वेवलेंथ वाले लाइट स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही थी, तो इधर आपका फोटोसिंथेसिस भी क्या है, काफ़ी पीक लेवल पे गया है। तो ये क्या होता है, ये आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताता है। कैसे हम पता करते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है काफ़ी आपकी कम थी, इधर आपकी ज़्यादा थी, इधर आपकी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कम थी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन या इसके रिलीज कितनी हो रही है, इसको देख करके हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पता लगाया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ब्लू वाली लाइट के स्पेक्ट्रम में और रेड लाइट स्पेक्ट्रम में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ब्लू और रेड लाइट स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरे ग्राफ की बात हो गई। भाई तीसरा ग्राफ जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि तीसरे ग्राफ में आप देख सकते हो कुछ नहीं किया है। एक हमने पिगमेंट जो आपका क्लोरोफिल ए है ना, स्काई ब्लू कलर से क्लोरोफिल ए है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है और ग्राफ को हमने रख लिया है फोटोसिंथेसिस वाला, ये मैच करने के लिए कि क्या, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि सारा काम जो है क्लोरोफिल यही करता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस भी तो उसी रीजन में होना चाहिए जहाँ जहाँ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। एक तरफ हमने लाइट एब्जॉर्ब्ड को ले लिया, एक तरफ हमने वेवलेंथ को ले लिया। यहाँ पे हमने दोनों ग्राफ को रख लिया, और बहुत ईजी समझने के लिए अगर आप कहो तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे याद करना कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पिगमेंट वाले ग्राफ को रख लिया है। कौन सा पिगमेंट भाई, क्लोरोफिल ए, और यहाँ पे हमने कौन सा ग्राफ रख लिया है, ये वाला, यानी कि फोटोसिंथेसिस वाला। और दोनों को हम मेज़र कर रहे हैं कि कहाँ पे कहीं ये मैच कर रहे हैं कि नहीं, एग्जैक्ट सेम है कि नहीं। लेकिन दिख रहा है हमें एग्जैक्ट सेम नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम वैसे अगर देखा जाए तो पीक लेवल इसका फोटोसिंथेसिस का यहाँ है, इसका भी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए रेड रीजन में, तो यहाँ पे पीक लेवल है और इसका यहाँ पे है, ठीक है। चलो भाई, फिर भी हम मानते हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई है क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है क्लोरोफिल के द्वारा ज़्यादा हुई है। लेकिन इधर क्यों ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे भी तो इतना हो रहा है और यहाँ पे तो ये ड्रॉप डाउन हो गया है। यानी कि आपका कहीं ना कहीं इस रीजन में मैक्सिमम होना चाहिए था, इधर तो ड्रॉप डाउन होना चाहिए था। इधर भी आपका ज़्यादा होना चाहिए था, उसके बाद ड्रॉप डाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्या रीज़न है इसके, इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ ले लिया और हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि भाई जहाँ पे क्लोरोफिल ए है, जहाँ इनकी क्लोरोफिल ए की पीक लेवल है एब्जॉर्प्शन की, सिर्फ वहीं पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, उसके आगे भी हो रही है। देखो यहाँ पे इतनी सारी हो रही है, यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, इस रीजन में भी हो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो
आपका क्लोरोफिल बी है, यहाँ तक पीक लेवल गया है इसका, यहाँ तक गया है कैरोटिनॉइड्स के, ठीक है, यहाँ पे भी है। तो भाई ये भी आपके क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें रोल प्ले करते हैं। तो दूसरे पिगमेंट्स की वजह से यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी जा रही है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो, क्योंकि पहले हमें क्या लगता था कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस है क्लोरोफिल के वजह से ही, क्लोरोफिल ए की वजह से हो रही है, लेकिन अब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पिगमेंट्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक आपका होता है मेन पिगमेंट, ठीक है, मेन पिगमेंट, और एक होता है एक्सेसरी पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट, ठीक है। मेन पिगमेंट में आपका क्लोरोफिल ए आ जाएगा और एक्सेसरी पिगमेंट में आपके क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स आ जाते हैं। अब जो क्लोरोफिल ए है ये आपकी फोटोसिंथेसिस भी करता है प्लस लाइट एब्जॉर्प्शन भी करता है, एल ए यानी कि एल फॉर लाइट, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, लाइट एब्जॉर्प्शन भी करता है। लेकिन यहाँ पे ये लाइट को एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन चूंकि एक्सेसरी है ना, सहायक हैं ये, तो ये अपनी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद किसको दे देते हैं, जो आपका मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, इसको क्या करते हैं, दे देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंक्लूजन निकाला गया और वही तीन आपके ग्राफ यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं और इनका मतलब है, ठीक है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर एक जो ग्राफ है उसका मैंने एम क्या है, कंक्लूजन क्या है, मिनिमम जो आपकी मिनिमल एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ हो रही है, मैक्सिमम कहाँ हो रही है, पिगमेंट स्पेशलाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तीनों ग्राफ का दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, ये आपका यहाँ तक दूसरे ग्राफ का कंक्लूजन और ये पूरी डिटेलिंग दी हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी आपकी तीसरी जो भी चीज़ें मैंने बताई है तीसरे ग्राफ की, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। भाई लाइट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो लाइट रिएक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। जो भी आपका प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कहाँ से हो रही है भाई, तो सनलाइट की वजह से हो रही है, सनलाइट आ रही है ना, यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि पहले क्या किया गया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सनलाइट की एब्जॉर्प्शन हुई, यानी लाइट एब्जॉर्प्शन हुई। दूसरी बात कि आपकी जो वाटर है ये आपकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग इसकी होती है, यानी कि पानी टूट जाता है। तीसरा, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है भाई, इवॉल्व होता है। और चौथा, जो भी आपकी इंटरमीडिएट हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं वो आपके रिलीज़ किए जाते हैं, यानी कि एटीपी और NADPH की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो एटीपी आपको पता है कि क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। NADPH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, निकोटिनामाइड डाई फॉस्फेट हाइड्रोजन, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है भाई, ये पूरी प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन में। एट लास्ट लाइट रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल्स आपके बन जाते हैं जिसका यूज़ किया जाएगा डार्क रिएक्शन में, और इस डार्क रिएक्शन में फाइनली ग्लूकोज की फॉर्मेशन की जाती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन में होता है, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं कि आगे क्या लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी इसको इरेज करूँगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि ये पूरी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है कहाँ पे हो रही है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सनलाइट आ रही है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है फोटो सिस्टम के द्वारा, ठीक है। PS यानी कि फुल फॉर्म इसका होता है फोटो और सिस्टम, ठीक है। क्या होता है फोटो सिस्टम अभी बात करेंगे, लेकिन फोटो सिस्टम आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है PS1, ठीक है, और एक होता है PS2।
PS1 जो है ये आपकी इसमें बेसिकली क्या होगी, PS1 में होती है क्लोरोफिल ए और यहाँ भी आपकी होगी क्लोरोफिल ए। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ फिर अगर दोनों में क्लोरोफिल ए ही है तो, क्यों इसे 1 और इसे 2 कहते हैं, अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जो आपकी क्लोरोफिल ए है जो कि PS1 कही जा रही है, इसमें कैपेसिटी जो होती है वो होती है 700। अच्छा इधर मैं एक सेकेंड, इसको मैं इधर लिख देती हूँ। PS1 जो होता है, PS1 इसमें कैपेसिटी होती है कि ये 700 nm वाली लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें PS2 की, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं भाई, 680 nm वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो PS1 क्या है, 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे 680, ये 80 है। ठीक है, तो 680 वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इस वजह से क्या होता है, होते तो वैसे क्लोरोफिल ए यहाँ भी है, क्लोरोफिल ए यहाँ भी है, लेकिन इनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि 1 होंगे कि 2। ठीक है, तो अगर एक क्लोरोफिल है और इतने nm लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो PS1 होता है। एक अगर आपका 680 पे एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है तो इसे हम PS2 कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बातें हो गई। फिर एक बात नहीं समझ आ रही कि भाई ये 1 और 2 क्यों लिखा हुआ है, तो ये 1 और 2 सिर्फ डिस्कवरी कौन सी पहले हुई इसके बेसिस पे रखा गया है। ठीक है, अगर PS1 की बात करें तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, PS2 जो है इसके बाद सेकेंड टाइम में डिस्कवर हुआ था और इस वजह से क्या होता है, ऐसे कहा जाता है। अब ये जो पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है, ये पूरी डायग्राम ये आपकी एक फोटो सिस्टम है। ठीक है, जिसमें कि कई सारे पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, कई सारे आप देख पा रहे हो यहाँ पे पिगमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका मेन पिगमेंट होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पूरा जो फोटो सिस्टम है उसका डायग्राम होता है। ठीक है, तो ज़रा इसकी डिटेलिंग करते हैं। पीएस जो होता है ये आपकी कुछ चीज़ों से मिलके बनती हैं। पहला रिएक्शन सेंटर, दूसरा पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स, पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट्स ही लिख दो। और तीसरी बात, कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, यानी कि जो ये आपका पीएस है यानी कि फोटो सिस्टम। अच्छा पीएस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनका फुल फॉर्म होता है फोटो सिस्टम और एब्रिविएटेड फॉर्म हम यूज़ करते हैं पीएस, पी फॉर फोटो, एस फॉर सिस्टम, इस वजह से। ठीक है, तो ये इन स्ट्रक्चर से मिलकर के बने हुए होते हैं और रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए ही होता है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पे कई सारे यहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ग्रीन कलर से दिखाया गया है और इन पिगमेंट्स के आसपास आपके कई सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाएगा भाई, सिंपल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे जिसे रिएक्शन सेंटर कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको एक दिख रहा है ना, ये सिर्फ आपका क्या हो जाता है, एक क्लोरोफिल की बात हो रही है और सिर्फ रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। बाकी जो पिगमेंट्स हैं वो आपके दूसरे इन पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल के भीड़ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक क्लोरोफिल होता है और वो भी सिर्फ 1 सिंगल क्लोरोफिल, और यहाँ पे बाकी दूसरे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अब जैसे ही लाइट आती है, ठीक है, जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, आपको पता है कि आइंस्टाइन ने पार्टिकल थ्योरी थी वो दी गई थी आइंस्टाइन के द्वारा और इसमें इन्होंने बताया था कि जो लाइट होती है ना, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिल करके, पार्टिकल्स से मिल करके बनी हुई होती है और इसमें से एक पार्टिकल को हम क्या कहते हैं भाई, एक पार्टिकल को कहा जाता है फोटोन। ठीक है, एक पार्टिकल को क्या कहेंगे, फोटोन। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है और इस पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को कहा जाता है क्वांटम। उस एनर्जी को क्या कहेंगे, क्वांटम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। अब होता है क्या है कि भाई यहाँ पे सनलाइट आ रही है, ठीक है, यानी फोटॉन्स आ रहे हैं और एक एक फोटॉन को एट अ टाइम पिगमेंट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उनकी क्वांटम को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी स्ट्रक्चर जो है मिलकर के क्या होती है, फोटो सिस्टम
बनाती हैं और फोटोन को एब्जॉर्प्शन की जो फोटोन के एब्जॉर्प्शन का काम जो होता है यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करना वो इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, अब ज़रा एक बात देखते हैं। जो ये आपका पिगमेंट है, जो ये यहाँ पे हमने लिखा है ना कि पीएस जो है 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है, रिएक्शन सेंटर से, दूसरा पिगमेंट से और तीसरा प्रोटीन से। तो इसमें से जो ये प्रोटीन और पिगमेंट हैं, ठीक है, जो ये आपके पिगमेंट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ये दोनों मिल करके और ये क्या बनाते हैं भाई, ये दोनों मिल करके आपके बनाएंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या बना देंगे, ये बनाएंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे अब ज़रा देखते हैं। और इसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, एंटीना भी कहा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में या एब्रिवेटेड फॉर्म में हम इसको बोलेंगे LHC। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। जो पिगमेंट्स हैं, लिखा गया है कि द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस LHC विद इन दी फोटोसिस्टम 1 यानी PS1 एंड फोटोसिस्टम 2 PS2। ठीक है, यानी कि जो आपके पिगमेंट्स हैं वो 2 अलग अलग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बटे हुए होते हैं, PS1 PS2 में। ठीक है भाई, देखते हैं आगे। इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, These are named in the sequence of their discovery। जब जिसकी पहले डिस्कवरी हुई वो PS1 हुआ, जो बाद में खोजा गया PS2। ठीक है, यानी कि ये डिस्कवरी के बेसिस पे 1 2 कहे जाते हैं, ना कि PS1 पहले काम करता है इस वजह से, PS2 बाद में काम करता है इस वजह से, फंक्शन के बेसिस पर नहीं। ठीक है, LHC जो होते हैं ये हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं, जो कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं भाई, पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पिगमेंट्स जो हैं एक दूसरे से कैसे बाउंडेड होते हैं, तो प्रोटीन से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स जो है प्रोटीन से बंधे हुए होंगे। हर जो फोटो सिस्टम है इसमें क्या हो जाएगा, सारे के सारे पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पिगमेंट नहीं पाया जाएगा। कौन सा, क्लोरोफिल ए। क्यों भाई, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, और ये मिल करके यानी प्रोटीन और पिगमेंट मिल करके क्या बनाते हैं, LHC बनाते हैं। दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, LHC बना रहे हैं, और इसी LHC को एंटेना भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं भाई, ये पिगमेंट्स हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा एफिशिएंटली करवाने में, क्योंकि ये अलग अलग लाइट जो लाइट की वेवलेंथ वाली लाइट्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, अब चले और रिएक्शन सेंटर में। आपने यहाँ पे देखा था ना, रिएक्शन सेंटर होता है यहाँ पे ये एक इकलौता। तो जो ये रिएक्शन सेंटर है इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, किसका भाई, क्लोरोफिल ए का, और इसे हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक है, नाउ द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम जो होगा यहाँ पे रिएक्शन सेंटर जो है ये अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम PS1 की बात करें, PS1 की बात करें और PS2 की बात करें तो अलग अलग यहाँ पे क्या हो जाएंगे भाई, फोटो सिस्टम पिगमेंट्स होंगे। यहाँ पे हम जो आपको पता है एब्जॉर्प्शन के, बेसिकली मैं बता दूँ, इतना घुमाने की बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटो सिस्टम 1 की कैपेसिटी कितनी होती है एब्जॉर्प्शन की, 700। और क्लोरोफिल ए क्या होता है, ये आपका पिगमेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P700 से। ठीक है, और वहीं अगर हम PS2 की बात करें तो ये 680 वाले नैनोमीटर वाले जो NM वाले लाइट वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया क्लोरोफिल ए, यहाँ पे क्या होता है, पिगमेंट होता है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको बोल देते हैं P680। तो ये क्या होता है, ये आपका अलग अलग रिएक्शन सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। भाई आप पढ़े होगे कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है भाई, सिंपल ATP बनने की प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और वहीं अगर हम फोटो लगा दे, जैसे यहाँ लगा है फॉस्फोराइलेशन तो ये है ही, लेकिन फोटो लग गया यानी कि फोटो फॉस्फोराइलेशन। ना व्हाट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन, तो ATP का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज
फोटोफॉस्फोराइलेशन। दो तरीके के वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। दो तरीके का होगा, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसे जेड स्किम भी कहा जाता है, और दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला है, नाउ व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ज़रा इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पे प्रोसेस की शुरुआत होती है फोटो सिस्टम 2 से। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे क्या है, फोटो सिस्टम 2 है जिसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है एज अ रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर आप ऐसे याद रखो कि जैसे पूरे कोचिंग में एक ही आपका ऑफिस होता है, या कोई स्कूल हो उसमें एक ऑफिस होता है, उसी तरीके से ये पूरे क्या हैं, स्कूल्स हैं, और ऑफिस सिर्फ रिएक्शन सेंटर के तौर पे एक है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्लोरोफिल ही पाया जाता है। बाकी दूसरे जो जैसे होता है ना, प्रिंसिपल आपके ऑफिस में बैठेंगे, बाकी दूसरे बच्चे आपके क्लासेस में, टीचर्स स्टाफ क्लासेस में होते हैं, इधर उधर होते हैं, उसी तरीके से। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे ना। अब पता है कि PS2 जो है ये क्या होता है भाई, ये आपका 600 यहाँ पे लिखा है मैंने, बट ये आई डोंट नो वाई विजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको मैंने P680 लिखा हुआ था बट दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसको ऐसे कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका पूरा फोटो सिस्टम दिखाया जा रहा है। तो फोटो सिस्टम 2 जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 से प्रोसेस की शुरुआत होती है। ठीक है, अच्छा क्यों भाई, एक और चीज़ है, फोटो सिस्टम 2 तो आपकी 680 वेवलेंथ को दिखाता है, तो फिर ये एब्जॉर्प्शन पहले क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 की वेवलेंथ कम है ना, और कम वेवलेंथ वाली लाइट पहले आपकी फॉल होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे देखो भाई, जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ पे कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट पहले पहुँचेगी, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले कम वाली पहुँचेगी, यानी ये आपकी यहाँ पे कहीं 680 आ रहा है, तो ये सबसे पहले पहुँचेगी तब यहाँ पे पहुँचेगा ना। तो यहाँ पे इस वजह से फोटो सिस्टम 2 चूँकि 680 कम वाले वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसे दिखाया जा रहा है, इस वजह से ये ऐसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो प्रोसेस की शुरुआत होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइट फॉल होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सनलाइट जो है ये फॉल होती है। फोटॉन्स यहाँ पे हर एक पिगमेंट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और सारे पिगमेंट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी एनर्जी या अपनी जो लाइट की क्वांटम जो थी एब्जॉर्ब इन्होंने किया था, उसको ये भेज देते हैं फोटो सिस्टम 2 के पास, यानी कि 680 वाले क्लोरोफिल ए के पास, जो कि इकलौता है यहाँ पे। ठीक है, सिंगल है, इसे फोटो सिस्टम 2 कह रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, सोचो, एक आपका यहाँ पे पिगमेंट है, ये खुद भी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दिखा रहा है, ये इतने सारे पिगमेंट्स के जो एब्जॉर्प्शन थे उसको भी वापस ये सारे के सारे इसे दे रहे हैं, यानी इसके पास ताकत बहुत ज़्यादा हो गई, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये एनर्जी संभाल नहीं पाता, और क्या करता है भाई, एनर्जी संभाल नहीं पाता है और ये बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाता है। यानी कि जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री में एक्साइटेड को हम स्टार मार्क से दिखाते हैं, वैसे ये क्या होता है, ये बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट से होती है, आपको पता है हर मॉलिक्यूल जो हैं आपके बने हुए होते हैं प्रोटॉन से, यानी पॉजिटिव चार्ज बीच में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और सबसे बाहर आउटर शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी यही कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी इलेक्ट्रॉन को ये आगे की ओर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो आपका होता है फियोफाइटिन। यानी फियोफाइटिन क्या करेगा, जो क्लोरोफिल ए है उससे निकल रहे इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करते हैं और आगे की ओर बढ़ा देते हैं, जिसे कहा जाता है प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, तो फियोफाइटिन को हम कैपिटल पी से भी लिख सकते हैं, प्लास्टोक्विनोन को हम PQ से भी लिख सकते हैं। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है PQ के पास आता है, ठीक है, और ये PQ जो है आपका जो, एक सेकेंड इसको यहाँ पे लिख लो, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है PQ के पास। PQ जो है इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट करता है तो ये PQH2 में क्या हो जाएगा, PQH2 में
कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो प्लास्टोक्विनॉन था वो प्लास्टोक्विनॉल बन जाता है। और ये वापस से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो यहाँ पे आगे की ओर पास करते हैं और कुछ प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं थैलाकॉइड के ल्यूमेन में, और ये वापस से क्या हो जाते हैं भाई, ये वापस से ये प्लास्टोक्विनॉन में बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। अब इसी दौरान जो ये इलेक्ट्रॉन है आगे की ओर अच्छा प्रोटॉन कहाँ जाता है अभी मैं नहीं अच्छा बता ही दिया है ना भैया। तो यहाँ पे क्या होता है, ल्यूमेन में चला गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाता है और यहाँ पे आपके दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ। चूंकि काम इनका एक ही था तो मैंने साइटोक्रोम B6F लिख दिया है। ठीक है, तो साइटोक्रोम B6F जो है ये क्या करता है, ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, याद रखना है आपको। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके आगे की ओर पहुँचाते हैं। और यहाँ पे सेम जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है वैसे यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी भी एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है, दिखा भी रहा है ADP प्लस PI यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP बना देते हैं। वापस से ये इलेक्ट्रॉन को पास किया जाता है प्लास्टोसाइनिन में, यानी कि इसे हम एब्रिवेटेड फॉर्म में PC लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या होता है, वापस से इलेक्ट्रॉन को PS1 यानी 700 वाले एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी दिखाता है उसके पास हम भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से प्रोसेस शुरुआत हुई और ये पास किया जा रहा है और बीच में ATP बन गया। और इस पूरे चाहे साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक, इन दोनों ही फोटोफॉस्फोराइलेशन का काम ही है कि ATP और NADPH बनाए, इनका एम ही है। स्पेशली जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसका काम है, इसका एम है कि ये क्या करें, इसका मेन फंक्शन है कि ये एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को बनाए। तो एक तो बन गया, एक आपका बचा है तो वो आगे की ओर बनेगा। अब जैसे ही यहाँ पे आपकी आती है इलेक्ट्रॉन PS1, वापस से आप सोचो इधर सनलाइट भी पड़ रहा है, इधर भी सनलाइट आपका पड़ रहा है, हर जगह सनलाइट जो है आ रहे हैं। अब सनलाइट आ रही है तो ये सारे के सारे पिगमेंट सनलाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और PS1 को दिया जाता है। यानी कि सोचो PS1 को अब 3 जगह से एनर्जी मिल रही है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरी बात कि डायरेक्ट ये सन को एब्जॉर्ब कर रहा था, सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था। बाकी तीसरी बात कि ये इतने सारे पिगमेंट्स हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन के बाद इसी को अपनी पूरी एनर्जी देते हैं, तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है, यानी ये बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और ये क्या करता है भाई, ये बहुत एक्साइटेड हो जाएगा और अपने आउटर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, निकाल देता है और यहाँ पे ये फेराडॉक्सिन को दे देगा। ठीक है, वापस से प्रोसेस की शुरुआत होती है, फेराडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है और NADP प्लस के पास जाता है और NADP प्लस जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे ये बन जाता है NADPH2 में। ठीक है, और यहाँ पे दिख पा रहा है साइड में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो आपके एंजाइम है FNR यानी फेराडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज, ये यहाँ पे क्या करता है, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, ये इस तरीके से यहाँ पे भी NADPH की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। अब सोचो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था केमिकली अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए था कि इसे वापस से इलेक्ट्रॉन दिया भी जाए, लेकिन ये दिया नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया। तो इसकी तो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है यहाँ पे। तो इसको बचाने के लिए जो मॉलिक्यूल होता है वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके टूट जाते हैं। ठीक है, और इसे ही कहा जाता है कि लाइट एब्जॉर्प्शन हुई और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है। ठीक है, अब ये वाटर जो है आपका स्प्लिट होगा यानी टूटेगा और यहाँ पे 2H2O स्प्लिट होकर के 4 यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, प्रोटॉन्स बना रहे हैं। एक आपका जो ऑक्सीजन है वो भी आपका बनाया जा रहा है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये तो सीधे ल्यूमेन में चला जाता है। ठीक है, ल्यूमेन यानी कि थाइलाकॉइड के अंदर के स्पेस को क्या कहा जाता है, ल्यूमेन कहा जाता है, जहाँ पे कि कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होती है। तो उसके लिए ये प्रोटॉन्स वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चले आए, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में चला गया, लेकिन जो
प्रोटॉन है ये क्या होता है भाई, ये वापस से किसे मिल जाता है, जिसमें से निकला था ना इलेक्ट्रॉन, यानी फोटो सिस्टम 2, इसमें ये वापस चला जाता है और इसके स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है, कंपनसेशन के तौर पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया जाता है, और इसीलिए क्या होता है यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग होती है। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी की ATP भी बना, NADPH भी बना, और वाटर स्प्लिट हो करके यहाँ पे चला भी गया। तो यही वो ऑक्सीजन है जो यहाँ से क्या होगा, रिलीज होता है इनटू दी एटमॉस्फेयर। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो सिस्टम साइक्लिक आपके फोटोफॉस्फोराइलेशन की। ठीक है, तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रोसेस की शुरुआत ही होती है PS2 से। ठीक है, तो PS2 जो है PS1 से है ना, और यहाँ पे अभी हम डिफरेंस भी देखेंगे, तो डोंट वरी। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा क्लोरोफिल का पिगमेंट, कौन सा आपका पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल A होगा। एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ शो करते हैं, 700 पे, यानी कि ये क्लोरोफिल A है, फोटो सिस्टम 1 है। अब यहाँ पे सेम वही चीज़, सनलाइट आती है, एब्जॉर्प्शन की जाती है, ये सारे के सारे पिगमेंट्स जो रिएक्शन सेंटर है PS1 है, इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी दे देते हैं और ये बहुत एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को जैसे ये निकालेगा तो ये FRS यानी फेरेडॉक्सिन जो रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट है, ये इसे एक्सेप्ट करेंगे, और ये एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन को पास करता है आगे फेरेडॉक्सिन को। ये फेरेडॉक्सिन को फिर फेरेडॉक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन को आगे पास करता है, एंड फाइनली साइटोक्रोम B6F पे ये पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कि आप देख पा रहे हो कि एनर्जी की क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, यानी ATP बन रहा है। वापस से इस इलेक्ट्रॉन को, अब काम तो हो गया, हमें जो करना था वो तो हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को वापस से क्या किया जाता है भाई, प्लास्टोक्विनोन को भेजकर में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और इस प्लास्टोक्विनोन से ये वापस से क्या होते हैं, PS1 जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला था वहीं वापस भेज दिया जाता है, और इस तरीके से एक साइक्लिक मैनर में चलता रहता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ATP बन गई और NADPH भी बन गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यहाँ पे PS1 2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, हमने देखा भी था, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PS1 क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व होता है। वहीं इनकी प्रेजेंस की बात करें कि ये कहाँ होते हैं, तो नॉन साइक्लिक जो है आपका थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे या फिर ग्रेना पे प्रेजेंट होते हैं। थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन याद रखना है कि जो भी आपका इसका मैं डायग्राम बना देती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पे एक थैलाकॉइड ये है, एक थैलाकॉइड ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये थैलाकॉइड्स है ना, अब दो थैलाकॉइड जहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि ये वाला रीजन, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है PS2। ठीक है, और ये खुले हुए जगह में जहाँ पे सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड की, दो मेम्ब्रेन नहीं जुड़ रहे हैं, यहाँ दो थैलाकॉइड नहीं जुड़ रहे, तो यहाँ पे आपका PS1 प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ जो स्ट्रोमा लैमेली होती है, यहाँ पे भी PS1 ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहीं पे क्या होती है, फोटो सिस्टम की प्रोसेस भी होती है, और जो एनर्जी रिलीज की जाती है, जो आपके प्रोटॉन्स रिलीज किए जाते हैं वो यहाँ पे भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। तो वही डिफरेंस बताई जा रही है कि भाई जो आपका नॉन साइक्लिक है वो कहाँ पे हो रहा है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन या पूरे स्टैक्स को जो एक के ऊपर एक इस तरीके से प्रेजेंट है, इसे ग्रेना ही तो कहते हैं ना, तो ग्रेना भी कह सकते हैं, जबकि आपका स्ट्रोमा लैमेली में। और कुछ प्रिमिटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, कुछ आपके प्रिमिटिव बैक्टीरियाज में भी पाए जाते हैं। नॉन साइक्लिक में ATP और साथ ही साथ NADPH बनता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP की ही सिंथेसिस होती है। यहाँ पे आपका कंपनसेशन के लिए स्प्लिटिंग होती है वाटर की, और यहाँ पे कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या होता भाई, ये आपका डिफरेंस था। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा कीमियोस्मोटिक
हाइपोथेसिस, ठीक है। किमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है ये आपका, आई थिंक ये दिख रहा होगा, ब्लर थोड़ा सा है बट दिख सकता है, ठीक है। चलिए, तो भाई कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो सिंपल यही है कि जितने प्रोसेस हुए उसमें जितनी आपकी प्रोटॉन्स को रिलीज करी गई, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो मिल करके और एटीपी की सिंथेसिस करते हैं और इसी की बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है। यानी कि हम देखेंगे कि जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स रिलीज किए जाते हैं। याद हो अभी हमने बात भी किया था, जैसे ये प्रोटॉन्स, जैसे ये प्रोटॉन्स, तो ये सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं रिलीज होते हैं और रिलीज होकर के सीधे चले आते हैं कहाँ पे, ल्यूमेन में। और यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें करना पड़ता है एनर्जी की सिंथेसिस, यानी एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पे हो जाती है और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका क्या है, पूरा पिंक कलर से जो बना हुआ है इसे हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। ये थैलाकॉइड है और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ही क्या है भाई, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इधर आपका PS2 है, इधर आपका साइटोक्रोम B6F है, ठीक है, इधर आपका PS1 होता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे ज़रा हम अगर ऊपर की ओर डायग्राम में जाएं, यहाँ पे देखो साइक्लिक में देखो, तो साइक्लिक में सारे जो पार्ट्स थे ना, सारे जो स्टेप्स थे, यहाँ पे कहीं भी प्रोटॉन्स नहीं रिलीज़ किए जा रहे थे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे इसको हम कंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे कई सारे ऐसे प्रोसेस थे जहाँ की प्रोटॉन रिलीज़ हो रही थी और वो सारे के सारे प्रोटॉन्स जो थे वो कहाँ जा रहे थे, थैलाकॉइड में जा रहे थे। जैसे कि प्लास्टोक्विनॉन के समय जैसे कि स्प्लिटिंग हो रहा था और भी जो अलग अलग प्रोसेस हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हम इसी की बात भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे कर सकते हैं। तो एक तरफ आप यहाँ पे PS2 ले लो, यहाँ पे साइटोक्रोम B6F होगा, है ना, B6F होता है और यहाँ पे आपका होता है फोटो सिस्टम 1 PS1, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होता है भाई, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है एंजाइम ATP सिंथेज, है ना। ये क्या है, ATP सिंथेस एंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपका हर जगह से क्या हो रहा है भाई, प्रोटॉन रिलीज किया जा रहा है, प्रोटॉन आपका यहाँ पे आके इकट्ठा होता जाता है। एक टाइम आता है कि इतनी यहाँ पे इसकी पोटेंशियल हो जाती है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एक इनकी अधिकतम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मैक्सिमम ये नंबर में या कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। आउटसाइड दी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन यानी स्ट्रोमा में ये काफ़ी कम होते हैं और अंदर ल्यूमेन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आने की कोशिश करते हैं। और इसके पासिंग के लिए सिर्फ एक ही आपका क्या होता है, पाथ होता है, रास्ता होता है, और वो कौन सा है भाई, तो वो है आपका ATP सिंथेस। और यहाँ पे जैसे ये पास होते हैं तो इसके हेड पार्ट में ATP की सिंथेसिस हो जाती है और पूरी प्रक्रिया आपकी यही है और इसी वजह से इसे ATP सिंथेस कहा भी जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, पूरी प्रोसेस होती है और इसी दौरान जो ATP जो कंपनसेशन के लिए H2 स्प्लिट हो रही थी, वहाँ से आपका जो प्रोटॉन था ये भी रिलीज़ किया जा रहा था, तो ये प्रोटॉन ल्यूमेन में चला आता है, फिर एनर्जी को आगे पास की जाती है और एनर्जी पास करने के बाद प्लास्टोक्विनॉन के जो ट्रांसफरिंग प्रोसेस थी उसमें भी क्या होता है, आपके प्रोटॉन्स को रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइटोक्रोम B6F में भी प्रोटॉन रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हर जगह क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हो आप, प्रोटॉन को रिलीज़ किया गया। तो ये जो यहाँ पे आप इसको इरेज कर दो, ठीक है। तो हर जगह से जो भी प्रोटॉन्स रिलीज़ किए जा रहे हैं वो सीधे चले आ रहे हैं ल्यूमेन में और ल्यूमेन में आने के बाद इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंट ग्रेडियंट आपका डिफरेंस हो जाता है, बाहर काफ़ी कम होगा स्ट्रोमा में और अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी वजह से ये फ़्लो करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही फ़्लो करते हैं तो एक मैं पहले डायग्राम दिखा दूँ आपको ATP सिंथेज़ का, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका जो ATP सिंथेज़ है ये आपका बना हुआ होता है हेड पार्ट से, ठीक है, और फिर आपकी टेल पार्ट होती है,
ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट है इसे हम आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो पढ़ना पड़ेगा। CF1 पार्टिकल कहते हैं, और ये जो पूरा है इसे हम कहते हैं भाई CF0 पार्टिकल। अब आप देख पा रहे हो कि CF1 पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है। CF1 पार्टिकल आपका प्रेजेंट है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, यानी कि यहाँ पे हेड पार्ट कहाँ प्रेजेंट है, थैलाकॉइड के बाहर की ओर प्रेजेंट है, यानी स्ट्रोमा की ओर प्रेजेंट है। और अंदर जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है वहाँ पे प्रेजेंट है आपकी CF0 पार्टिकल। ठीक है, तो ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और ये आपके स्ट्रोमा साइड प्रेजेंट है। भी फंक्शन क्या होता है, तो जो CF1 होता है, हेड पार्ट होता है, ये आपका ATP बनवाते हैं। और ये जो पूरी पार्ट है ये क्या करते हैं भाई, ये पैसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, एक रास्ता देने का काम करते हैं, ताकि प्रोटॉन्स जो हैं वो मूव कर सके। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन मूव करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे ADP से ATP प्लस PI मिल करके और कुछ प्रोटॉन्स यहाँ पे मिल जाते हैं और ATP की सिंथेसिस हो जाती है, और ये होता है आपका कीमियोस्मोटिक प्रेशर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है याद रखना है आपको, एक एक पॉइंट्स याद रखनी है। और अगर कहीं भी आपको थोड़ा भी नहीं समझ आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट आपके जो भी हो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे हमारी लाइट रिएक्शन ख़त्म होती है। अब हमारे पास लाइट रिएक्शन का एम याद रखना है। जो लाइट रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH की सिंथेसिस का ही मेन काम था। ये तो हमें मिल चुका है भाई। अब हम ग्लूकोज बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, या फिर बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल। C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल में सबसे पहले प्रोसेस की शुरुआत होती है, और यहाँ पे पहला जो आपका एंजाइम होगा वो होता है रुबिस्को। रुबिस्को जो है पहला एंजाइम है, और ये इनका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, तो RUBP जो आपके C और O क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये प्रोसेस की शुरुआत करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो आपका RUBP होता है। ठीक है, RUBP क्या करेंगे, सबसे पहले एटमॉस्फेयर से आ रहे CO2 को एक्सेप्ट करते हैं, यानी सबसे पहला एंजाइम रुबिस्को। सबसे जो पहला कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रक्चर होगा जो कि CO2 को आपके एक्सेप्ट करता है, वो क्या हो जाता है भाई, वो हो जाता है आपका RUBP। और जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है वो होता है PGA। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, PGA कहते हैं, 3PGA कहते हैं। और 3PGA जो है ये आपका 3 कार्बन का कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो 3 कार्बन से मिल करके, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 कार्बन से मिल करके ये बना हुआ होता है, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे ज़रा हम प्रोसेस में चलते हैं, तो 3 फेज़ में आपकी प्रोसेस हो जाती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे RUBP है। ठीक है, यानी कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है। ठीक है, तो ये जो RUBP है ये एटमॉस्फेयर से आ रहे जो CO2 है उसे एक्सेप्ट करता है, प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर भी आ जाता है। और आपको पता है कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 का आना, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में CO2 का निकल के बाहर इवॉल्व होना, तो वो होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 आ रहा है, तो CO2 जब आता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे चूज़ करते हैं रेड कलर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे RUBP जो है CO2 को एक्सेप्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, रुबिस्को कहते हैं। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ही प्रोसेस होती है, और ये होता है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 3PGA में, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहा जाता है, और ये आपका क्या होता है, ये प्रोसेस होता है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा भी, कार्बोक्सिलेशन होता है। अब जैसे ही 3PGA आपका आया बना, ठीक है, अब ये कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, 3PGA की जो प्रोसेस है ये जैसे ही आपकी होती है ये कन्वर्जन चाहेंगे। कन्वर्जन का मतलब कि अब ये बदलना चाहेंगे, है ना, अपना रूप चेंज करना चाहेंगे। एक और चीज़ है इसमें, ये याद रखना है कि कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स वाले ये स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 5C होता है,
5 कार्बन से बना हुआ होता है RuBp, ठीक है, और एक कार्बन बाहर से आया एटमॉस्फेयर से, तो ये 5 और एक कार्बन 6 मिल करके 6 कार्बन का आपका क्या बन जाता है, 3 PGA बन जाता है। तो एक जो आपका PGA होगा, एक PGA का मॉलिक्यूल आपका होता है 3 कार्बन का, ठीक है, दूसरा भी आपका 3 कार्बन का होगा। टोटल कितने हो जाते हैं, 6, यानी कि ये RuBp और CO2 मिल करके और 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं 3 PGA के, ठीक है, और इसलिए ये 6 कार्बन होता है। ये प्रोसेस होती है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस होती है उसके बाद रिडक्शन की प्रोसेस शुरू होती है। जो ATP और NADPH बना था ना, ये आपका यूटिलाइज किया जाता है। ATP को तोड़ा जाता है, NADPH को तोड़ा जाता है, एनर्जी को ली जाती है, और यहाँ पे जो ये 3 PGA था या 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। और किस में कन्वर्ट होता है भाई, तो ये आपका ट्रायोस फॉस्फेट, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर में आपका कन्वर्ट होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप भी है और 3 आपके कार्बन से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ट्रायोस फॉस्फेट वाले कार्बोहाइड्रेट्स में ये बदल जाते हैं, ठीक है, स्पेशली सुक्रोज या फिर हम स्टार्च कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो गई, यानी कि ये प्रोसेस है रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हुई, रिड्यूस किया गया है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ और एनर्जी रिलीज की गई। एनर्जी का यूज़ करके 3 PGA जो था ये आपका कन्वर्ट हो जाता है आपके ट्रायोस फॉस्फेट में, ठीक है। स्पेशली अगर हम देखें तो जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये इसमें कन्वर्ट होते हैं। अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, ये भी आपका 2 ही बनता है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये जो 2 मॉलिक्यूल है, ये याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल आपका 3 कार्बन का होता है और दूसरा मॉलिक्यूल भी 3 कार्बन का होता है, और ये दोनों मॉलिक्यूल मिल करके और क्या होते हैं, 6 कार्बन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है। अब ये प्रोसेस होती है रिडक्शन। रीजनरेशन की तीसरी प्रोसेस होती है। तीसरा प्रोसेस कौन सा है, रीजनरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो आपके 6C वाले यानी कि 6 कार्बन वाले G3P या ट्रायोस फॉस्फेट हैं, इसमें से ये क्या हो जाएगा, 2 फॉर्म में आपका टूट जाता है। एक होता है आपका कार्बन, ठीक है, और एक आपका 5 कार्बन में टूट जाता है। तो जो ये 5 कार्बन है ना, ये जाकर के अरेंज हो जाते हैं और बन जाते हैं आपके RuBp। क्या बना देगा, RuBp वापस से बना देगा। जो प्रोसेस की शुरुआत यहाँ पे RuBp कर रहे थे, इसी में कन्वर्जन हो जाता है और एक कार्बन यहाँ पे बचा रह जाता है, ठीक है। एक कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा रह जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो फिर से एक बारी देखते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस है, इसमें रीजनरेशन कहा जा रहा है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो वापस से जो चीज़ यूज़ करी गई थी उसे यूटिलाइज किया जा रहा है। जैसे कि RuBp जो था वो यूज़ किया गया था, तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज़ भी वापस से इसे रीजनरेट भी किया जा रहा है। जो यूज़ हुआ था वो वापस से बनाया जा रहा है, तो रीजनरेशन होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में ATP की क्या होती है, यूज़ की जाती है, ठीक है। ATP क्या करा जाता है भाई, यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, आपका बन जाता है। अब फिर से ज़रा मैं इसे इरेज करके और एक आपको और कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ये आपका एक प्रोसेस आपका चलता है और एक टाइम जब ये साइकिल चलती है तो सिर्फ एक ही कार्बन बचता है, लेकिन ग्लूकोज बनाना है ना इस कार्बन से, और ग्लूकोज तो 6 कार्बन से बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो भाई ये क्या एक ही बारी चलेगी, नहीं। ये एक आपका ग्लूकोज क्यों बचा हुआ है, क्योंकि 5 आपके ग्लूकोज जा करके RuBp में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइम पे जब एक आपकी कार्बन बची है, बाकी 5 वापस से CO2 RuBp बन जाते हैं, तो ये साइकिल जो है 6 बार चलती है, ठीक है। ये साइकिल कितनी बार चलती है, 6 बार चलती है, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देती हूँ इंटू 6 टाइम्स चलती है। और 6 बार चलने का मतलब है कि एक बार में अगर एक C बच रहा है तो 6 बार में 6 कार्बन बच जाएंगे, और ये 6 कार्बन मिल करके और ग्लूकोज की सिंथेसिस यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी प्रोसेस हो जाती है ना। अब ये कैल्विन साइकिल 6 बार आपकी चलती है और क्या हो जाएगी, यहाँ पे ग्लूकोज बनती है, यानी कि 6 साइकिल में 6 टाइम्स साइकिल चलती है और एक आपका क्या होता है, ग्लूकोज बनाया जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस लिखी, ये पूरी स्टेप्स इसकी यहाँ पे लिखी हुई, यानी पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर आपका रिडक्शन होता है, फिर आपका रीजनरेशन होता है। ओवरऑल अगर हम देखें पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ पे ये पूरी आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ज़रा एक चीज़ देखो, एक साइकिल में अगर एक आपका CO2 यूज़ किया जा रहा है, एक आपका RUBP यूज़ हो रहा है, ठीक है, और एक आपका एंजाइम है, ठीक है, इसको लिख लो, एक आपका एंजाइम यानी रुबिस्को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो और एनर्जी यहाँ पे कार्बन बच कितना रहा था, एक कार्बन बच भी जा रहा है, ठीक है। तो 6 साइकिल में क्या होगा उसको ज़रा देखते हैं। तो जब साइकिल 6 बार चलेगी, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे कर लो ATP और NADPH। ATP तो अभी शायद मैंने बताया नहीं था, ATP भी ज़रा देख लेते हैं। अब देखो जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्या है भाई, 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, ठीक है। 3 PGA के कितने मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे जो साइकिल यहाँ पे चल रही थी, शुरू हुई थी, तो एक साइकिल में देखो, एक साइकिल में जो RUBP और CO2 थे, RUBP प्लस CO2 था इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये मिलकर के और क्या बना रहे थे, 2 मॉलिक्यूल बना रहे थे। किस चीज़ का, 3 PGA का। और 3 यहाँ पे क्या दर्शाता है भाई कि 3 कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये बनाया जाता है। तो अब सोचो, अब इन दोनों ही मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना 2 मॉलिक्यूल में। कौन से 2 मॉलिक्यूल, G3P के, या फिर जो आपका ट्रियोस फॉस्फेट है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब एक मॉलिक्यूल को, एक PGA को, एक जब हम G3P में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे ATP भी कितनी लगती है, 1 लगती है। उसी तरीके से जब हम सेकेंड वाले PGA को कन्वर्ट करते हैं सेकेंड वाले G3P में, तो यहाँ पे दूसरा एक और मॉलिक्यूल लगता है ATP का, और इस तरीके से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ATP के। तो यहाँ पे ATP के 2 मॉलिक्यूल लगते हैं। उसी तरीके से सेम प्रोसेस में आपके NADPH भी खर्च की जा रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे सेम वे में 2 मॉलिक्यूल्स में जब एक एक मॉलिक्यूल में एक ATP लगता है, तो यहाँ पे NADPH भी 1 लगेगा, ठीक है। एक आपका NADPH लगेगा और यहाँ 1 लगेगा, यानी कि जब ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसको फिर से एक बार ही देखा जाए, ठीक है। जो 2 PGA के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे अगर हम इनके कन्वर्जन की बात करें, अरे भैया ये क्या हो गया, इरेज करना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 PGA है, 2 PGA के मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसे हम अगर कन्वर्ट कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल में, कौन से मॉलिक्यूल्स, G3P में, तो यहाँ पे 2 ATP खर्च होती है और 2 NADPH खर्च होती है, NADPH। और साइड में आपको रिजनरेशन में दिख रहा है कि एक ATP भी आपकी यूज़ हो रही है, ठीक है। यानी कि इसमें +1 कर दो तो एक प्रोसेस में आपका पूरा 3 ATP, साथ ही साथ 2 NADPH यूज़ की जाती है, और ये ओवरऑल एनर्जी की कंजप्शन है, ठीक है। अब ज़रा इस प्रोसेस में देखते हैं कि क्या मैं बता रही थी। अब एक साइकिल में एक CO2 यूज़ हुआ, एक RUBP यूज़ हुआ, एक आपका रुबिस्को यूज़ हुआ, और आपके ATP कितने थे, ठीक है। आपके ATP कितने थे, इसकी साइज़ छोटी करो और इसे इरेज करो और फिर लिखो। तो एक जो प्रोसेस थी उसमें आपका ATP जो था वो 3 यूज़ हो रहा था। ATP आपका अगर 3 यूज़ हो रहा था और 2 NADPH थे, तो 6 साइकिल में क्या हो जाएगा, 6 साइकिल का देखते हैं भैया, ठीक है। तो 6 साइकिल जब परफॉर्म की जाती है तो आपके 6 CO2 होंगे।
है ना। 6 से हम क्या करते चले जाएंगे, इंटू करते चले जाएंगे, पूरे को हम क्या करते हैं भाई 6 से इंटू कर देते हैं। तो क्योंकि हम 6 साइकिल की बात करें तो एक में अगर एक CO2 यूज़ हुआ तो 6 साइकिल में 6 CO2 हो जाएगा। एक साइकिल में एक RUBP हुआ तो 6 साइकिल में 6 RUBP हो जाएगा। ठीक है, एक साइकिल में एक एंजाइम रूबिस्को यूज़ हो रहा है तो 6 साइकिल में 6 रूबिस्को एंजाइम क्या होता है, यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब देखो 3 ATP है ना, एक साइकिल में 3 ATP यूज़ हो रही है तो 6 साइकिल में 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3 ATP इंटू 6 कर देंगे तो 3 6 18 हो जाता है, यानी कि 18 ATP आपका यूज़ किया जाता है। और उसी तरीके से 2 NADPH अगर यूज़ होता है एक साइकिल में तो यहाँ पे 6 साइकिल में क्या हो जाएगा, तो इंटू कर दो, यानी 12 NADPH जो है, NADPH जो है वो आपकी यूटिलाइज की जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर हो गया, पूरा क्या खर्च हुआ, क्या यूज़ हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक साइकिल में एक आपका कार्बन बचता है तो 6 साइकिल में क्या हो जाएगा, 6 कार्बन बचेगा। ठीक है, 6 कार्बन बचेगा और ये 6 कार्बन मिल करके और क्या करते हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये पूरी प्रोसेस थी C3 साइकिल की, यानी कि केल्विन साइकिल की। होती कहाँ है भैया, तो होती है मेसोफिल सेल्स में, C3 प्लांट्स के। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी दी गई है, ड्रॉबैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि ये भाई CO2 का, एटमॉस्फेरिक CO2 को यूज़ करके और ऑर्गेनिक शुगर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि ये जो प्रोसेस होती है, ये अगर बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई कंडीशन है तो रूबिस्को जो है इसकी डुअल एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है और ये फोटो रेस्पिरेशन करने शुरू कर देते हैं। आगे वैसे देखना है कि क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी बात हम नहीं करेंगे इसकी। अब हम बात करते हैं C4 साइकिल की। ठीक है, C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं या पाथवे भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके CO2 फिक्सेशन पाथवे होती है इसकी हम बात करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस क्या होगी। एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका एंजाइम होता है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है और ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होते हैं जो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होंगे और ये बाइंड होते हैं CO2 से और ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके बारे में ज़रा हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके पहले एक और चीज़ देख लें ज़रा, फिर हम साइकिल को डिस्कस करेंगे। साइकिल बनाऊंगी मैं इसकी। ठीक है, ये 2 स्टेप्स हो गए। यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर की एनाटॉमी जो होती है वो क्रैन्स एनाटॉमी होती है। यानी कि ये क्या होता है क्रैन्स एनाटॉमी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो बंडल शीथ होती हैं इनकी। ठीक है, ये बंडल शीथ है। इसकी आपकी क्या होती है भाई, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं बंडल शीथ की। इसके अलावा जो बाहर की लेयर है, ठीक है, ये आपकी क्या है, बंडल शीट है और इसके बाहर प्रेजेंट होती है मीजोफिल की सेल्स इस तरीके से। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बना लिया जाए, इसको बना लो स्काई ब्लू कलर से। तो ये मेसोफिल की सेल्स इधर से इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बना है ना, जिसमें एक सेल की लेयर है फिर दूसरे सेल की लेयर है, तो इसे हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। और ये क्रैन्स एनाटॉमी क्या होते हैं दिखाते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि भाई जो बंडल शीट है इसकी अगर कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो बंडल शीट की सेल्स जो होती हैं वो लार्ज होती हैं, लार्ज सेल्स होती हैं एंड ऑलमोस्ट, चलो इस ये लिख नहीं पा रही हूँ तो इसको मैं बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। पहला ये कैरेक्टर होता है कि जो लार्ज जो बंडल शीट है यहाँ पे सेल्स इनकी बड़ी बड़ी होती हैं, लार्ज सेल्स होती हैं और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस आपका एब्सेंट होता है। साथ ही साथ ये ऐसी सेल्स होती हैं जहाँ की ना ही कोई CO2 एंटर कर सकता है और ना ही बाहर आ सकता है, यानी CO2 जो है ये सेल वॉल से पास नहीं हो सकता क्योंकि ये काफ़ी थिक इनकी सेल वॉल होती है। ठीक है, और एक और कैरेक्टर्स होते हैं कि इसमें जो आपने नॉर्मली पढ़ा है कि थैलाकॉइड्स एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज्ड होकर के और ये क्या बनाते हैं, ग्राना बनाते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाती, यहाँ पे डायरेक्टली ये क्या होते हैं, ऐसे ही थैलाकॉइड फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी इसकी कुछ खास बातें। और इसी वजह से चूंकि यहाँ पे ग्रैना नहीं है तो इसे हम ए ग्रैनल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ खास बात था भी, इसे याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इसके पूरी साइकिल को। ठीक है, साइकिल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये प्रोसेस की शुरुआत जो है कैसे होती है। ठीक है, प्रोसेस की अगर हम शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक आपका एंजाइम है पेप। ठीक है, PEP, पेप। अच्छा, एक और चीज़, ये जो वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे आप मेसोफिल सेल कह लो। ठीक है, मेसोफिल की सेल्स। और यहाँ पे ये क्या होता है, बंडल शीथ सेल्स होती हैं। ठीक है, तो दो सेल्स में ये क्या होता है, C4 साइकिल की प्रोसेस जो है वो चलती है। एक शुरुआत होती है मेसोफिल सेल में और बंडल शीथ की सेल्स में इनके कुछ बने प्रोडक्ट्स पास किए जाते हैं, पूरी प्रोसेस होती है, फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे वापस से भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखा जाए कि पूरी प्रोसेस कैसे चल रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे PEP यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है ये आपका क्या होता है भाई, ये सबसे पहला CO2 एक्सेप्टर होता है। ठीक है, ठीक है, पेप जो है ये एटमॉस्फेयर से आ रहे CO2 को एक्सेप्ट करता है। और किसके प्रेजेंस में एक्सेप्टेंस होगी, तो ये एक्सेप्ट की जाती है, जो अभी हमने एंजाइम पढ़ा था ना पेप को। ठीक है, पेप, इसको यहाँ पे लिख दो, पेप। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है भाई, पेप को एंजाइम होता है। यानी कि यहाँ पे पेप यानी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में ये पूरी प्रोसेस होती है। जो एटमॉस्फेयर से आ रहा, इधर आप एटमॉस्फेयर लिख दो, एटमॉस्फेयर से आ रहा है CO2, इसको एक्सेप्ट किया जाता है पेप के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्को एंजाइम। और यहाँ पे बनाया जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये जो ऑक्सैलो एसिटिक होते हैं ये आपके 4 कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है, ये आपके 3 कार्बन से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं और एक कार्बन ये आया तो 3 और 1 4 हो गया, तो इसलिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे ऑक्सैलो एसिटेट भी कहते हैं। आगे चल करके ये आपका कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड या मैलेट में। ठीक है, वैसे ये कुछ प्लांट्स में आपका एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाता है आपका मैलिक एसिड। अब जो ये मैलिक एसिड है ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये मैलिक एसिड जो है फॉर्मेशन होती है और ये ट्रांसफ़र कर दी जाती है, पास कराई जाती है बंडल शीथ सेल्स में। ठीक है, तो एक चीज़ अभी हमने पढ़ा था कि जो बंडल शीथ की सेल्स होती हैं ये इसमें CO2 या गैसेस जो होते हैं वो पास नहीं होते, ना एंट्री हो सकती है ना ही ये एग्जिट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी के लिए ये एक एडेप्टेशन है जिसमें कि मेसोफिल सेल्स में एटमॉस्फेयर से सेल्स में एंटर कर रही हैं CO2, उसका रूप बदला जा रहा है। और एक जो ये मैलिक एसिड है इसके अंदर छुपा हुआ है CO2 और इसी को इधर पास कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि ये सारा खेल चल रहा है सिर्फ और सिर्फ बंडल शीट में CO2 को पास कराने के लिए। अब जैसे ही मैलिक एसिड आपका CO2 को लेकर अपने अंदर ले करके और मैलिक बंडल शीट की सेल्स में जाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड यहाँ पे आ चुका है। वापस से ये मैलिक एसिड जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है 2 चीज़ों में, है ना, ये आपका कन्वर्ट होता है 2 चीज़ों में। एक आपका होता है पाइरुवेट, पाइरुवेट जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, और एक आपका यहाँ से CO2 निकाल दिया जाता है। तो जो ये पाइरुवेट है ये वापस से आपका कहाँ चला जाता है, ये वापस से आपकी मेसोफिल की सेल्स में चले जाते हैं। ठीक है, पाइरुवेट, ठीक है, पाइरुवेट जो है मेसोफिल सेल्स में चले गए और यहाँ पे क्या होगा, ये वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पेप में। ठीक है, और ये यहाँ पे ATP की क्या होती है, यूटिलाइजेशन भी होती है, कितनी 2 ATP की एनर्जी यहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे प्रोसेस होती है। तो जो मैलिक एसिड 2 स्ट्रक्चर में टूटा था, एक पाइरुवेट और एक CO2, तो पाइरुवेट तो आपका वापस से जहाँ से आया था वहाँ चला गया,
लेकिन CO2 जो है यहीं रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके एंजाइम्स भी होते हैं, रुबिस्को एंजाइम होता है, ठीक है, RUBP होता है। तो ये क्या करते हैं भाई, अब इसी बंडल शीट के सेल्स में जो कैल्विन साइकिल है वो शुरू की जाती है, यानी कि C3 साइकिल जो है, साइकिल यही शुरू होती है। और रुबिस्को क्या करेगा, रुबिस्को तो प्रेजेंट है ही, तो ये CO2 आएगा कैल्विन साइकिल में। और यहाँ पे क्या होता है भाई, फाइनली 6 बार ये पूरी साइकिल चलेगी और क्या किया जाता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज की सिंथेसिस कर दी जाती है, ठीक है। तो ये पूरा क्या होता है, आपका साइकिल होता है। किसका साइकिल होता है भाई, तो जो C4 साइकिल है ये है, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं। इनिशियली यहाँ पे इनिशियल फिक्सेशन होता है, सेल्स में जो है आपके पेप CO2 के साथ मिल करके ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं। किसके द्वारा होता है भाई, तो पेप जो कार्बोक्सिलेज है ये एंजाइम आपका आता है। वापस से ऑक्सैलो एसीटेट तुरंत ही रिड्यूस हो जाता है मैलेट में, या फिर कभी कभी ये एस्पार्टेट में भी होता है, ठीक है। वापस से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, बंडल शीट में भेजा जाता है, कैसे, प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से। एंड वहाँ पे जाने के बाद ये जो मैलेट है CO2 को पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होती है, CO2 यहाँ पे बढ़ता चला जाता है, और इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, ठीक है। ये आपका रुबीज को क्या करेगा, इससे बाइंड होगा और C3 साइकिल की प्रोसेस शुरू की जाती है। वापस से जो पायरुवेट था वो क्या हो जाएगा, आपका मेसोफिल सेल में आ जाता है और जनरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेप, ठीक है। कैसे, बाय यूजिंग एंजाइम ATP। कितने ATP यूज़ किए जाते हैं भाई, तो ये ATP यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे 2। अब सोचो, जो आपकी यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ATPs है ना, एक और चीज़ मैं बता दूं पहले, फिर मैं बात करती हूँ। ये पूरी प्रोसेस जो है, चूँकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही कार्बन यहाँ पे रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो एक कार्बन जब यहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो सिर्फ एक ही बार ये साइकिल चल सकती है, और एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका, इसे इरेज कर दो और ये लिख दो कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन यहाँ पे बचा। तो 6 बार ये पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक है। 6 यहाँ पे 6 बार प्रोसेस चलेगी, 6 कार्बन आता है, और 6 बार आपकी C3 साइकिल भी चलती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, 6 आपके कार्बन बन जाते हैं, बच जाते हैं, और इससे क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो ये 6 बार हो रहा है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो केल्विन साइकिल में आपकी कितनी एनर्जी यूज़ हो रही थी, उसे ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था ना कि केल्विन साइकिल में 18 एनर्जी यूज़ हो रही है 6 साइकिल के लिए, और 12 NADPH, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा, C4 साइकिल में भी पढ़ा कि 2 ATP के मॉलिक्यूल्स तो यहाँ भी यूज़ हो रहे हैं। यानी कि पहले क्या था, C3 साइकिल में आपकी 18 ATP यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे आपका 2 ATP यूज़ हो रहा है। ये 18 ATP 6 साइकिल के लिए था, और ये अगर 6 बार साइकिल चलनी है यहाँ भी, तभी तो 6 यहाँ पे दे पाएगा, 6 यहाँ पे रिलीज़ करेगा, तो ये यूज़ होंगे, और 6 आपके मॉलिक्यूल्स कार्बन बच जाएंगे, तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, यानी 6 साइकिल ये भी चलेगी। तो इस 2 ATP को अगर हम इंटू करें 6 से, तो 12 हो जाएगी ना, 12 ATP हो रही है, यानी कि 18 ATP C3 में और 12 ATP यहाँ पे। टोटल आपकी कितनी ATP हो जाएंगी, टोटल ATPs हो जाएंगी 30, यानी ओवरऑल 30 ATP आपकी क्या होती है, यहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। यही सारी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई थी। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो अब तो आपको पता चल गया कि लोकेशन बंडल शीट सेल्स है और यहाँ पे मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस होता है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ फोटो रेस्पिरेशन। एंड नाउ अब हम चैप्टर के एंड में पहुँच चुके हैं, लगभग ख़त्म होने वाला है ना। फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब भाई ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, नॉर्मली हमने देखा कि जो RUBP होता है, RUBP होता है, ये CO2 को बाइंड करके, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम, रुबिस्को, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम ये बन जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ किस चीज़ का, 3PGA का, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ पे ये तो नॉर्मली होता है, लेकिन कई बार CO की कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाने की वजह से जो RUBP है ये CO2 के साथ बाइंड ना हो करके, और ये क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। यानी कि RUBP जो है ये बाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे PGA बनेगा तो
ठीक है। यहाँ पे आपका पीजीए तो बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। जो दो पीजीए बनना चाहिए था तो एक दोनों ही आपके पीजीए थे, दो मॉलिक्यूल्स, ऐसे याद रखो कि दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बन तो रहे हैं, लेकिन दोनों ही पीजीए थे। लेकिन जब ऑक्सीजन से ये बाइंड हो जाता है आरयूबीपी, तो यहाँ पे एक ही आपका पीजीए बनता है, 3 पीजीए बनता है, और एक आपका बन जाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। ये क्या बन जाता है भाई, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये प्रोसेस होती है आपकी फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो ज़रा, यहाँ पे बाइंड किससे होना था, CO2 से, हो किससे गया, O2 से। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये क्या होती है भाई, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, और कोई भी प्रोसेस जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये फोटो रेस्पिरेशन क्या है, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है फोटो रेस्पिरेशन। कॉज क्या है, सिंपल सी बात कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, CO2 कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से जो रुबिस्को है वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा और ये प्रोसेस शुरू होती है। अब जो यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है, इसमें से 3 पीजीए जो है अलग आपकी साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है, और ये आपका अलग ही यहाँ पे स्टेप्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी हम ज़रा बात करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो स्टेप्स क्या है, पहले ऑक्सीजनेशन होता है, जो बाइंडिंग हुई थी वो हुआ, और यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है इसकी सिंथेसिस हो गई, ठीक है। इसके बाद सेल्वेज पाथवे होता है, यानी कि ग्लाइकोलेट जो है ये आपका ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा और एंटर करता है पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पूरी जो ऑर्गेनल्स हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन इन्वॉल्व होती हैं भाई, तो पेरोक्सिसोम होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और यहाँ पे होती है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ज़रा देखो कि जो यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट बना था वो आपका एंटर करता बदल दिया जाता है कहाँ पे, ग्लाइकोलेट में, पेरोक्सिसोम में, और ये एंटर करता है आपका जो ग्लाइकोलेट है ये आपका बदल गया ग्लाइकोलेट में, और ये एंटर करता है पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में आने के बाद ये आपके जो स्ट्रक्चर हैं ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होते हैं, है ना, या ग्लाइओक्साइलेट में कन्वर्ट होके ग्लाइसिन में जाते हैं, ठीक है। फिर आपका H2O2 रिलीज करते हैं, वापस से ये बन जाते हैं एंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये वापस से ग्लाइसिन से बदल जाते हैं सेरीन में, और यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान ये रिलीज करते हैं CO2 और NH3, और इस प्रोसेस के लिए इन्हें जरूरी चाहिए होता है ऑक्सीजन, जो कि इन्हें मिलता है, ठीक है। वापस से अब जो ये सेरीन है ये वापस कहाँ चला जाता है, क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है, और ये बदल जाएंगे एक मॉलिक्यूल में, कौन सा मॉलिक्यूल, तो 3 PGA, यानी कि ये पार्शियल रिकवरी हो जाती है कार्बन की, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे चलती है। यानी कि अब जो हमारा कार्बन वेस्ट हुआ था उसको हमने 75% तक तो रिकवर कर लिया, ठीक है। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो था वो पीजीए में कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन आप ही खुद ही सोचो कि इतनी जो पूरी प्रोसेस चली थी उसकी वजह से 25% जो CO2 होता है वो लॉस्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान काफ़ी ATP और NADPH भी खर्च की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितना परसेंटेज रिकवर हो जाता है, तो 75%, और लॉस कितना होता है CO2 का, तो 25% लॉस हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पता ही है कि भाई लोकेशन क्या है इसकी, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। कंडीशन क्या चाहिए, CO2 कम हो जाए, कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाए, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, साथ ही साथ टेम्परेचर और ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा हो, और लाइट की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तब जाकर के ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस इनिशिएट होती है। और ये क्यों होती है, अगर C3 साइकिल की बात करें तो जो C3 प्लांट्स हैं C3 साइकिल होती है इनमें, तो ये इस दौरान हो सकता है, ठीक है। बहुत अगर यहाँ पे CO2 कम हो जाएगा, जो लाइट की इंटेंसिटी है ये आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है कंसंट्रेशन वाइज,
तो ये क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। इम्पॉर्टेंस या इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट है। यहाँ पे भाई हमारा 25 से लेकर के 50% तक का जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है C3 प्लांट्स में। और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन और एनर्जी जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है 25%। तो ये क्या होता है, ये इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन सोचो, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या हो रही है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जा रही है, ठीक है। अगर फेवर में देखो तो यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई हो जा रहा है, यहाँ पे आपकी लाइट इंटेंसिटी भी हाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस हो करके और फोटो ऑक्सीडेशन से भी तो बचाते हैं ना। क्यों, क्योंकि एक्सेस ये ATP और NADPH को और जो भी आपके टॉक्सिक इंटरमीडिएट्स हैं इनको ये क्या कर रहे हैं भाई, यूज़ कर जा रहे हैं। तो इस वजह से ये आपका एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्पैक्ट होता है। यानी बेनिफिट भी है तो कुछ लॉस भी है, बट ज़्यादा तो भाई यही रहेगा कि बेनिफिट ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर बचे तो रह जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि C4 साइकिल में जो प्रोसेस होती है ये कभी नहीं होती। क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ना, ज़रा C4 को निकालो भैया, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था कि जो C4 साइकिल होती है, यहाँ पे क्या होती है, ये C4 साइकिल थी तो यहाँ पे लगातार CO2 की कंसंट्रेशन बनी रहती है और इस वजह से ये CO4 में नहीं होती, C4 प्लांट्स में नहीं होती है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई हमारी। अब ज़रा आगे हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका। चलिए हमने पढ़ लिया, लास्ट टॉपिक है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इम्पैक्ट पहुंचा सकते हैं। तो दो आपके प्रोसेस होते हैं, एक होता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा होता है इंटरनल फैक्टर, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर में आपकी कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि भाई आई थिंक मैंने यहाँ पे नोट्स में इंक्लूड किया कि नहीं किया। चलो पहले हम ज़रा जो स्ट्रक्चर लिमिटिंग फैक्टर्स हैं इंटरनल, उनके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं इसमें आपकी लीफ की बात की जाती है कि पत्तियां कितनी हैं, ठीक है, यानी कि नंबर। इसके अलावा इसकी साइज़ कितनी है, जितना ज़्यादा साइज, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा, और उतना ही आपका एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद फोटोसिंथेसिस होता है। एज इनकी कितनी है, और साथ ही साथ ओरिएंटेशन भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो आ रही सनलाइट में जो लीफ होती है ये कैसे प्रेजेंट है। अगर ये परपेंडिकुलरली होंगी तो ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, लेकिन अगर ये पैरेलल होंगी तो सनलाइट कम मिलेगी। तो ओरिएंटेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ एक लीफ में कितनी मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स हैं, इस पे भी निर्भर करता है, क्योंकि मीजोफिल सेल्स में ही क्या प्रेजेंट होती हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट में कितनी आपकी क्लोरोफिल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपके कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर की। तो एक्सटर्नल फैक्टर में आपके चार आते हैं, एक होता है लाइट, दूसरा होता है आपका टेम्परेचर, तीसरा होता है आपका CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, और चौथा होता है आपका क्या क्या हो गया यहाँ पे, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ले ली, और भैया वाटर भी तो होता है, वाटर की कंटेंट कितनी है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लाइट है, इसकी लाइट के इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी, ठीक है। लाइट जो है इसकी कितनी इंटेंसिटी है, ठीक है, इसके साथ साथ ड्यूरेशन कितनी है, और कितने देर तक प्लांट्स को एक्सपोजर में रखा गया है सनलाइट के, ये सभी मिल करके और क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि फोटोसिंथेसिस आपकी क्या होगी, ठीक है, बढ़ेगी या घटेगी। तो यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है, एक तरफ आपकी एक एक्सिस पे आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और दूसरी तरफ आपकी इंटेंसिटी है। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम आता है जब ये फुल सैचुरेशन हो जाता है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपकी मैक्सिमम हो चुकी है। अब जितना भी चाहे आप
एनर्जी को बढ़ा, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा लो, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बढ़ती नहीं है ना। और अगर बहुत ज़्यादा आप बढ़ा दोगे तो क्या हो सकता है, फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है क्लोरोफिल की ख़राब हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, इम्पैक्ट होता है। वही सारी डिटेलिंग जो अभी मैंने इतना बताया, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन हार्डली कभी आप देखोगे कि जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी है, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होती है लिमिटिंग फैक्टर, यानी रोकने वाली, फोटोसिंथेसिस की रोकने वाली फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि भाई अगर 10% भी हमें लाइट मिल जाएगा ना तो हम कर लेंगे, हम खुश हैं उतने में ही, हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेंगे इस वजह से। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ छूट गया है, जो क्वालिटी होती है लाइट की, आपको पता है, जैसे अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि जो रेड और ब्लू रीजन होते हैं, स्पेक्ट्रम जो होती है लाइट की, उसमें क्लोरोफिल या पूरे ओवरऑल पिगमेंट ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है हमारा CO2। CO2 की अगर हम बात करें तो जो CO2 होता है भाई, ये आपकी कंसंट्रेशन इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, स्पेशली कैल्विन साइकिल की बात करें तो अगर CO2 की हम बात करें तो नॉर्मली एटमॉस्फेयर में CO2 आपकी 0.04 से लेकर के 0.1% प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसकी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो एक्सेस की वजह से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो काफ़ी ड्रेस्टिकली इफेक्ट होती है। ठीक है, अच्छा ऑप्टिमम कितना चाहिए, तो ऑप्टिमम जो 300 to 400 ppm होता है वो आपकी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेरिक लेवल भी है। अब अगर हम 50 ppm से कम कर दे, बिलो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा इस 400 से भी ज़्यादा हम एक्सेस CO2 दे रहे हैं C3 प्लांट्स में, तो क्या हो जाएगा भाई, फोटो रेस्पायरेशन लीड हो सकती है। ठीक है, C3 प्लांट्स की बात हो रही है। ठीक है, C3 प्लांट्स में अगर हमने बहुत ज़्यादा CO2 प्रोवाइड कर दिया तो जो फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है वो अगर हो जाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस आपकी इफेक्ट होगी। ठीक है, ये बातें हो गई। अब हम ज़रा बात करते हैं तीसरा आपका फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात कही जा रही है कि यहाँ पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो डार्क रिएक्शन होता है, इस डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो कि स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि एंजाइम भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस में, जैसे कि रुबिस्को। तो भाई अब आपको पता है ना कि टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। अगर आप रेट डबल कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, एक टाइम तक ऑप्टिमम जब तक आप देते हो टेम्परेचर, तब तक तो आपकी एंजाइम बहुत अच्छे से काम करेंगी। लेकिन उससे बहुत कम या बहुत ज़्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा की वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटी नहीं हो पाती है। ठीक है, अब ऑप्टिमम लेवल क्या होता है भाई, तो जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट्स को ज़्यादा चाहिए होती है टेम्परेचर, यानी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इससे कम या ज़्यादा आप करते हो तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। उसी तरीके से आपकी C4 जो टेम्परेट प्लांट्स होते हैं उसमें आपको 15 to 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। इससे कम या ज़्यादा करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, चूँकि ये बनी तो प्रोटीन से ही है ना एंजाइम्स, तो ये क्या होती हैं भाई, ये डिनेचर या फिर फ्रीज होने का खतरा होता है और प्रोसेस रुक जाती है। ठीक है, वही है आपकी लिमिटिंग एस्पेक्ट। अगर बिलो जाते हो तो एंजाइम फ्रीज हो गया, अगर अबव जाते हो तो ये आपके क्या हो जाएंगे, डिनेचर हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, और इस वजह से क्या हो जाती है, इस वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर लास्ट हमारा फैक्टर आता है वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो आपको पता है कि पानी रिएक्टेंट होता है। ठीक है, ये आपके टर्जर को मेंटेन, सेल के टर्जर को मेंटेन करने का काम करता है। और इस वजह से क्या हो जाएगी भाई, इस वजह से जो ओपनिंग या क्लोजिंग वाली प्रोसेस होती है स्टोमेटा की, ठीक है, ये आपकी बनी होती है, चलती रहती है, डिपेंड करती है। अब ज़रा देखो, अगर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा है, ठीक ठाक है, तो स्टोमेटा में क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा। लेकिन वाटर बहुत कम हो जाता है तो स्टोमेटा आपका क्लोज ही रहता है।
क्यों? ताकि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से बचाया जा सके। सिंपल सी बात है कि क्लोज क्यों रहेगा स्टोमेटा, गार्ड सेल्स क्यों बंद रहेंगे? ताकि जो प्रोसेस है उसको बचाया जा सके, ट्रांसपीरेशन से, लॉस ऑफ वाटर से बचाया जाए। ठीक है। अब भाई अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस के लिए तो CO2 चाहिए, और CO2 हमेशा कहाँ से एंटर करता है? स्टोमेटा से ही एंटर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब स्टोमेटा चूंकि बंद है, क्योंकि वाटर स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है, पानी की कमी है, तो इससे ट्रांसपीरेशन से बचाने के, लॉस ऑफ वाटर से बचाने के लिए, ट्रांसपीरेशन से बचाने के लिए ये क्लोज रहते हैं स्टोमेटा, तो CO2 आपका एंटर नहीं कर पाता, और इस वजह से क्या हो जाती है? CO2 की एंट्री नहीं हो पाती है। अब जब CO2 की एंट्री नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वाटर डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इसकी वजह से, CO2 की कमी की वजह से क्या हो जाती है? फोटोसिंथेसिस फ्लक्चुएट होती है। अच्छा, ऑप्टिमम आपका कितना चाहिए? इसको ज़रा इरेज कर दो, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ही ले सकते हो, क्योंकि मैं इरेज करने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। अब कहा जा रहा है भाई कि जो ऑप्टिमम आपका वाटर अवेलेबिलिटी है वो एडिक्वेट होना चाहिए, लगभग 50 से 70% होनी चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर आपको पता ही है कि सूखे के दौरान स्टोमेटा क्लोज होगा, क्यों? क्योंकि पानी की कमी है, तो ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए ये बंद ही रहता है, और इस वजह से CO2 इंटेक नहीं हो पाती और विल्टिंग होती है ना। व्हाट इज़ विल्टिंग? विल्टिंग में क्या होता है भाई कि जो लीफ है ना, उसे पानी तो मिल नहीं रहा है, तो बिल्कुल स्मूथ होकर के कर्ल हो जाती हैं, और कर्ल होने की वजह से क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये डाई कर जाएंगी, तो ये होती है आपके विल्टिंग की प्रोसेस, लीफ विल्टिंग कही जाती है। ठीक है। तो ये क्या था आपका वाटर अवेलेबिलिटी पे कैसे फोटो सिस्टम, जो फोटो सिंथेसिस होती है वो फ्लैक्चुएट होती है, ये हमने अभी पढ़ा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना चाहते हो, आप सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और कोई एक और चीज़, कोई भी अगर आप पॉइंट ना समझ पाए हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।